देखिए, सीएजी साहब का जो ड्यूटीज़ है, पावर्स हैं, उसके अंदर इनकी जिम्मेदारी वहीं तक सीमित है कि रिपोर्ट बनाएं। 25 फरवरी 2025 को दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में सीएजी की एक रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि दिल्ली में शराब पॉलिसी बदलने से 2000 करोड़ से ज़्यादा का एक नुकसान हुआ है। तो ये डिडक्टिव थ्योरी से कैसे पता चला कि 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है शराब नीति से? सीएजी साहब जो कहते हैं वो फाइनल नहीं है। सीएजी स्कैम वर्ड यूज़ नहीं करती? नहीं, सीएजी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी सीएजी। ये तो आपकी मीडिया और अपोजिशन यूज़ करेंगे ये। तो एक और रिपोर्ट आई 28 फरवरी 2025 को हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी एक सीएजी की रिपोर्ट थी जो विधानसभा में फिर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की। इसमें कहा गया कि दिल्ली में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में टॉयलेट नहीं है, अस्पतालों में स्टाफ की कमी है। आम आदमी पार्टी की सरकार उनके दौरान जो था वो सिर्फ 3 नए अस्पताल बने। इन तीसरे में भी जो तीसरा अस्पताल था उसकी जो लागत थी वो टेंडर की लागत से बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा कहा गया कि 27 अस्पतालों में उनमें से जो 27 अस्पताल है दिल्ली में, उनमें 14 में आईसीयू नहीं है, 16 में ब्लड बैंक नहीं है, 8 में ऑक्सीजन की कमी है, 15 में मॉर्चुरी नहीं है और जो 12 अस्पताल है उनमें एम्बुलेंस भी नहीं है। ये कैसे कंडक्ट होता है सर्वे? आम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये बहुत अहम भूमिका है सीएजी साहब। आप अपनी पोजीशन पे थे तब 2G स्कैम, कोल स्कैम से सब आपके सामने से पेपर्स निकले हैं। इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, कितनी देर से किया गया, क्या गलतियां निकली, क्या कमियां निकली, कुछ नुकसान हुआ क्या, जो होना चाहिए था आउटकम्स, जो रिजल्ट्स आने थे वो आए कि नहीं, या किसी को फ़ायदा उल्टा सीधा कर दिया क्या, इस तरह की एग्जामिनेशन भी होती है। मिसयूज़ का फलस्वरूप क्या हुआ, इसके ऊपर सीएजी ने अपना विचार रखा था। 3 उन्होंने ऑल्टरनेटिव्स दिए थे कि इतना नुकसान शायद हो सकता था इस पॉलिसी के चलते हुए जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। जब हम सीएजी के बारे में बात करते हैं तो एक वर्ड है जो ऑटोमेटिकली उसके आगे जुड़ जाता है, वो है सीएजी रिपोर्ट। तो मैं जानना चाहूँगा कि सीएजी रिपोर्ट जो कंटेम्प्रेरी में अब आजकल बन रही है, सीएजी रिपोर्ट बनती कैसे है और ये कोई एक एनुअल प्रोसेस होता है या कोई शिकायत के आधार पर? आप बता रहे थे कोई शिकायत देता है तब ये रिपोर्ट तैयार होती है, कैसे बनती है रिपोर्ट? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। ये सब रिस्क असेसमेंट के आधार पर सब्जेक्ट्स को चुना जाता है। रिस्क असेसमेंट मीन्स कितना खर्चा, सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ तो अहम होगा वो, क्योंकि जितना पैसा खर्चा होगा उतना पब्लिक के लिए अहम होगा वो। फिर उसमें से पब्लिक का हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पावर्टी अपलिफ्टमेंट हो, कोई सोशल सेक्टर स्कीम्स हो, तो जिसमें ज़्यादा लागत रहती है उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। जब दिल्ली के इलेक्शंस अभी थे भी तो पीएम खुद अपनी स्पीचेस में बोल रहे थे कि अगर हम दिल्ली की सरकार में आते हैं, दिल्ली की सरकार बनती है तो हम सीएजी की रिपोर्ट को पेश करेंगे, जो कि एक चुनावी एक दावा हो गया है। लेकिन रिपोर्ट बन गई लेकिन पेश ही नहीं हुई। सबसे बड़ा एक डिलेमा यही है। तो उसको कैसे टैकल किया जाए, इसमें क्या एक वे फॉरवर्ड हो सकता है? सीएजी के अंदर ही अगर कोई व्यक्ति हो जो पार्टी लीनियज से अगर आता हो तो वो भी कहीं काम बिगाड़ सकता है। जो सीएजी की रिपोर्ट्स थी, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स थी, ये 2010, 11, 12 उस दौरान, या इसको अगर मैं पॉलिटिकल भाषा में और कर दूं तो यूपीए के दौरान ज़्यादा ही, लेकिन एनडीए के दौरान जो अभी के इसी दशक में कम हो गई हैं। ये भी सच है। तो सिर्फ रिपोर्ट की संख्या पर नहीं जाना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। रिपोर्ट की क्वालिटी पर भी देखना है हमको। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जिनका नाम है शेष कुमार, हु हैज़ बीन द फॉर्मर डीजी सीएजी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर। फर्स्टली जो मेरे कागजी सवाल है मैं पूछूंगा, बट आई कांट हेल्प बट नोटिस आपकी जो टाई है उस पर यूनाइटेड नेशंस लिखा है। सो आई डिडंट वांट टू आस्क यू फॉर दैट, लेकिन मैं जानना चाहूँगा अब आपसे कि ये टाई के बारे में क्या कहानी है? ये भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी कहते हैं, उनका ऑडिट यूनाइटेड नेशंस का भी चलता है। अच्छा। ही हैज़ बीन ऑन द बोर्ड ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। और हमारे टाइम में हम कुछ टीम्स लीड किए थे यूएन ऑडिट्स में, यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर्स में, जेनेवा यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर ऑफ रेफ्यूजीज़ के लिए, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए। तो जब यूनाइटेड नेशंस के यहाँ मेरे ख्याल से 40-45 दिन बैठे थे, वहाँ पर ऑडिट चल रहा था, तो उनके जो बुक स्टॉल होती है या स्टोर होती है, वहाँ से मुझे इस टाई पसंद आया। हाँ जी। तो ये टाई आई पिकअप कर लिया और आज ऐसे ही मिल गया था वही टाई की फाइल, तो पहन के आ गया मैं। मोमेंटस दिन के लिए मोमेंटस टाई रहती है। और सर, बहुत ज़रूरी बात हो जाती है कि सीएजी जो है, जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस जब उसकी अब आज क्यों बन गई है, ये मेरे को लगता है जनता, हमारी ऑडियंस जानती होगी। लेकिन सीएजी का निर्माण क्यों हुआ था? अगर हम क्या कि हमारे कई बहुत सारे दर्शक जो हैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी हैं, और सीएजी के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर, सीएजी की फुल फॉर्म ही कई लोगों को नहीं पता होती, वो लोग बीच में हिचक जाते हैं। तो सीएजी का निर्माण क्यों हुआ था, सीएजी है क्या, और आप जिस लेवल तक पहुंचे हैं उस लेवल तक व्यक्ति कैसे पहुंचता है? सर्वप्रथम भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख हमारे संविधान में अनुच्छेद 148 से लेकर 151 में किया गया है।
शायद ये पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसके बारे में 4-5 अनुच्छेदों का अवेलेबिलिटी है। और अगर हम पीछे जाएं इतिहास में, और ये संविधान का जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट्स होते थे, तब हमारे जो आर्किटेक्ट हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, भीमराव अंबेडकर जी, उनका कहना था कि शायद कॉन्स्टिट्यूशन में सीएजी ही एक ऐसा हस्ती या ऑफिसर है जो सबसे प्रमुख होगा, उसका कार्य बहुत मुख्य होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफिसर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये उनका विचार था। ये किस लिए कहा गया उन्होंने, ये किस लिए कहा उन्होंने? इसलिए कहा कि सीएजी हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ensuring फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट। गवर्नमेंट इन द सेंस एग्जीक्यूटिव, तो मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनको पार्लियामेंट के अप्रूवल से कुछ राशि दी जाती है बजट के तौर पे, तो उसको एक्सीड नहीं करना है, उनको उससे ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, उनको एक्सीड। तो ये कंट्रोल सर्वप्रथम सीएजी के माध्यम से होना था। तो इसको देखते हुए उस आम्बेडकर साहब ने कहा था कि ये बहुत अहम भूमिका है सीएजी साहब की। इस तरह से उनका पहले उल्लेख हुआ है। उसके बाद सीएजी के ड्यूटीज़, पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट बोल के 1971 में लागू हुआ, जिसमें और विस्तृत रूप से उनकी ड्यूटीज़, पावर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस, उनको कैसी फ्रीडम दी जाए ऑपरेशन की, उनकी सैलरी कैसे प्रोटेक्ट की जाए, उनके ऑफिस पे जो खर्चा होगा उसको चार्ज एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब उस एक्सपेंडिचर की अप्रूवल पार्लियामेंट से देने की आवश्यकता नहीं है। फिर उनका टेन्योर 6 ईयर्स का फिक्स्ड रहता है, या 65 ईयर्स, विच एवर इज अर्लियर। उनकी हैसियत भी सुप्रीम कोर्ट जज की जैसी होती है। उनको नौकरी से, मतलब उस पोस्ट से निकाला भी नहीं जा सकता है, मात्र एक इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा, जैसे सुप्रीम कोर्ट जज का होगा उसी तरह का होना चाहिए। तो इस तरह की काफ़ी सुविधाएं प्रदान की गई थी ताकि ये निर्भय होकर और अपना कार्य करते रहें और क्वेश्चन करते रहें गवर्नमेंट को। कुछ गलतियां हुई, कमियां हुई, कुछ एक्सेसेस हुए, उसके बारे में उल्लेख करने की पावर और छूट उनको दी गई है। सर सीएजी आप जिस लेवल में, जैसे मेरा सेकंड क्वेश्चन का जो पार्ट था कि जब सीएजी डीजी लेवल तक आप पहुंचते हैं, डीजी ऑडिट के लेवल तक आप पहुंचते हैं, तो कुछ पर्क्स भी रहते होंगे, कुछ फाइलें आपके सामने से भी निकलती होंगी, और जैसे आपका ब्यूरा जनता पे इंटरनेट पे अवेलेबल है। आप जब आप अपनी पोजीशन पे थे तब 2G स्कैम, कोल स्कैम्स, इन सब आपके सामने से पेपर्स निकले हैं। तो उस दौरान की आपकी कुछ याद हो जो पेपर्स आपने देखे एट द टॉप मोस्ट लेवल? कुछ जब आप बता रहे थे कि एक निर्भय होकर काम करें, तो आपके लेवल पे उस टाइम पे क्या काम रहता था और उस टाइम क्या सिचुएशन क्या थी? इसको जानने के लिए पहले ऑडिट की प्रक्रिया को थोड़ा बिल्कुल समझना आवश्यक होगा। देखिए, इस तरह की ऑडिट्स की 2-3 वेराइटीज़ होती हैं। एक को कहा जाता है परफॉर्मेंस ऑडिट, एक होती है कंप्लायंस ऑडिट, और दूसरी होती है, तीसरी फाइनेंशियल अटेस्ट ऑडिट, सर्टिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स ऑडिट। ये 3 आमतौर पे 3 तरीके होते हैं ऑडिट के। तो ये जो रिपोर्टों का जिक्र किया वो परफॉर्मेंस ऑडिट के दायरे में पड़ता है। तो परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है, कुछ सरकार की नीति है, पॉलिसी है, वो कैसे बनी, किस आधार पे बनी। मैं दोबारा बता दूं, 2G स्पेक्ट्रम एंड जो कोल स्कैम के बारे में बोल रहा हूं, ये दोनों परफॉर्मेंस बेस्ड ऑडिट रिपोर्ट्स पे था। जी। तो इस पे किस आधार पे पॉलिसी बनी, नीति कैसी इम्प्लीमेंट की गई, नीति जब बनाई गई किन तथ्यों के आधार पर बनाई गई, वो तथ्य सही थे कि नहीं, कुछ छूट गया था क्या, और इम्प्लीमेंटेशन में कुछ चूक हुई क्या, भूल हुई क्या, गलतियां हुई क्या, और एक तरह से ये देखा जाता है पॉलिसी के। दूसरा होगा इम्प्लीमेंटेशन। तो इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे किया गया, कितने देर से किया गया, क्या गलतियां निकली, क्या कमियां निकली, कुछ नुकसान हुआ क्या, जो होना चाहिए था आउटकम्स, जो रिजल्ट्स आने थे वो आए कि नहीं, या किसी को फ़ायदा उल्टा सीधा कर दिया क्या। इस तरह की एग्जामिनेशन भी होती है। इसको परफॉर्मेंस ऑडिट कहते हैं। यही हुआ इन दोनों मुद्दों पर, एक कोल ब्लॉक एलोकेशन पर और 2G स्पेक्ट्रम पर। और इसमें 2G स्पेक्ट्रम में सीएजी साहब के क्वेश्चंस थे कि भाई आपके पास जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पे आपने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद किस तरह के आपने नीति से थोड़ी छेड़छाड़ की, और जिनको आपने ये सुविधा दे दी, लाइसेंसेस दे दी, उन्होंने किस तरह से इसका मिसयूज़ किया, मिसयूज़ का फलस्वरूप क्या हुआ, इसके ऊपर सीएजी ने अपना विचार रखा था। 3 उन्होंने अल्टरनेटिव्स दिए थे कि इतना नुकसान शायद हो सकता था इस पॉलिसी के चलते हुए, जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया गया। 1,76,000 करोड़ का कुछ उन्होंने एक जिक्र किया, एक और 35-55 हज़ार का 2-3 और दिए गए। उसके एजम्पशंस भी उन्होंने रिपोर्ट में लिखे थे।
ये हुई 2G स्पेक्ट्रम की। कोल ब्लॉक का भी इसी तरह का एक स्क्रीनिंग कमेटी प्रोसेस था। स्क्रीनिंग कमेटी प्रोसेस में एप्लीकेशन आते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के पास स्टीयरिंग कमेटी बैठती है, सेक्रेटरी कोल उनके चेयरमैन होते हैं। तो वहाँ ठीक ढंग से उसका एग्जामिनेशन नहीं हुआ और अलॉट किया गया, एलोकेशन से कंपनीज ने फ़ायदा उठाया, उससे सरकार को नुकसान हुआ। ये CAG साहब ने कहा है उस रिपोर्ट में। जब हम CAG के बारे में बात करते हैं तो एक वर्ड है जो ऑटोमेटिकली उसके आगे जुड़ जाता है, वो है CAG रिपोर्ट। तो मैं जानना चाहूँगा कि CAG रिपोर्ट जो कंटेम्प्रेरी में अब आजकल बन रही है, CAG रिपोर्ट बनती कैसे है और ये कोई एक एनुअल प्रोसेस होता है या कोई शिकायत के आधार पर, आप बता रहे थे कोई शिकायत देता है तब ये रिपोर्ट तैयार होती है, कैसे बनती है रिपोर्ट? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। CAG का अपना एक स्ट्रेटेजिक ऑडिट प्लान होता है। वो 3 साल का, 5 साल का, आगे क्या देखेंगे, किस किन सब्जेक्ट से मुद्दों पर विचार करेंगे, ऑडिट रिपोर्ट किस तरह की बनाएंगे, ये वो तय करते हैं। उसके अंदर हर साल का एक एनुअल प्लान भी होता है। ये सब रिस्क असेसमेंट के आधार पर सब्जेक्ट्स को चुना जाता है। रिस्क असेसमेंट मीन्स कितना खर्चा, सबसे ज़्यादा खर्चा हुआ तो अहम होगा वो, क्योंकि जितना पैसा खर्चा होगा उतना पब्लिक के लिए अहम होगा वो। फिर उसमें से पब्लिक का हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पावर्टी अपलिफ्टमेंट हो, कोई सोशल सेक्टर स्कीम्स हो, तो जिसमें ज़्यादा लागत रहती है उसको टॉप प्रायोरिटी दी जाएगी। फिर कुछ पॉलिसी से इस तरह की जिसकी इम्प्लीकेशन कुछ सेंसिटिव हो, कोल ब्लॉक हो या अपना 2G स्पेक्ट्रम हो, इस तरह की हो, तो उनको सेलेक्ट किया जाता है। सेलेक्ट करके फिर उसके गाइडलाइंस बनते हैं, क्या क्या एग्जामिन करना है, बैकग्राउंड क्या है, ऑडिट इश्यूज़ क्या है, ऑडिट मैट्रिक्स एक बनता है। फिर उसके ऊपर प्रोफार्मा डिवाइस किए जाते हैं, टीम्स बनती हैं, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। उस सब्जेक्ट में काफ़ी पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को सीखते हैं, मिलते हैं, पढ़ते हैं। फिर वो मिनिस्ट्री में और उनके इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज पे जाके वहाँ से रिकॉर्ड्स रिक्विजिशन करके मिनिस्ट्री के रिकॉर्डों को देखने के बाद अपना व्यूज़ उनको एक रिक्विजिशन भेजेंगे, ऑडिट रिक्विजिशन, क्या रिकॉर्ड चाहिए। फिर उसके ऊपर ऑडिट एक क्वेरी भेजेंगे अगर उनको कुछ डाउट लगा, फर्दर क्लैरिफिकेशन। फिर फाइनली ऑडिट ऑब्जर्वेशन भेजेंगे। ऑडिट ऑब्जर्वेशंस के बाद रिप्लाई सब लेने के बाद एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार होगी, वो फील्ड ऑफिस पे तैयार होती है। फील्ड ऑफिस से फिर वो मुख्यालय पे आएगी जहाँ हम बैठेंगे। तो बैठने के बाद वहाँ सबसे चर्चा करके फिर एक मीटिंग होती है। ये जो मिनिस्ट्री के जो ऑडिटेड एंटिटी होते हैं, वो एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस होता है। जैसे ऑडिट शुरू होने से पहले एक एंट्री कॉन्फ्रेंस करते हैं, ऑडिट होने के बाद एक एग्जिट कॉन्फ्रेंस भी होता है और एक मौका दिया जाता है ऑडिटेड एंटिटी को अपना पक्ष रखने के लिए। इसके बाद ये प्रक्रिया पूरा होने के बाद ये एक ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार होती है जो मंत्रालय को जाएगी। फिर मंत्रालय को और एक मौका मिलता है रिप्लाई देने के लिए। वो रिप्लाई को लेने के बाद ये रिपोर्ट प्रस्तुत होता है CAG साहब के हस्ताक्षर के बाद पार्लियामेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट का। सर आप कहते आपकी लाइन आखिर में ये थी कि पेश किया जाता है, लेकिन सबसे दिक्कत बड़ी आज यही हो रही है कि पेश ही नहीं होती है। और पेश होना एक पार्लियामेंट्री मुद्दा बन जाता है, एक चुनावी मुद्दा बन जाता है। जब दिल्ली के इलेक्शंस अभी थे भी तो PM खुद अपनी स्पीचेस में बोल रहे थे कि अगर हम दिल्ली की सरकार में आते हैं, दिल्ली की सरकार बनती है, तो हम CAG की रिपोर्ट को पेश करेंगे, जो कि एक चुनावी एक दावा हो गया है कि अगर हम CAG की रिपोर्ट लाएंगे, ये एक पॉलिटिकल स्टैंड पे आता है। और यही वजह रही है कि कई लोगों ने इसको पेपर टाइगर भी कहा है। CAG को पेपर टाइगर इसलिए कहा गया कि रिपोर्ट तो बन गई, आपने भी कहा कि रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश होने के लिए इंटेंशन वही होता है कि पार्लियामेंट में पेश होगी या विधानसभा में पेश होगी, लेकिन रिपोर्ट बन गई लेकिन पेश ही नहीं हुई। सबसे बड़ा एक डिलेमा यही है, तो उसको कैसे टैकल किया जाए, इसमें क्या एक वे फॉरवर्ड हो सकता है? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा आपने, बड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका। देखिए CAG साहब का जो ड्यूटीज़ है, पावर्स हैं, उसके अंदर इनकी जिम्मेदारी वहीं तक सीमित है कि रिपोर्ट बनाएं। रिपोर्ट बना के वो प्रस्तुत करने का तरीका, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बोलता हूँ, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को लिखते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चिट्ठी जाती है रिपोर्ट के साथ, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फिर वो कंसर्न्ड मिनिस्ट्री को भेजेंगे। वो मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, उनके द्वारा ये पार्लियामेंट के पटल पर, लोकसभा के पटल पर, दोनों सदनों के पटल पर रिपोर्ट रखा जाता है। जिम्मेदारी उनकी बनती है, गवर्नमेंट की ही बनती है, वो रखें। और कितने विलंब के साथ बाद रखें, कितने तुरंत रखें, ये उनके हाथ में निर्भर है। अच्छा। यही एक विडंबना है या यही एक वीकनेस है हमारे सिस्टम में, क्योंकि CAG साहब देखेंगे, आप दिल्ली की आपने जिक्र किया, तो दिल्ली की रिपोर्ट मार्च 2024 में CAG ने दस्तखत किए थे और ये पेश हुआ फरवरी 2025 में, तो करीब करीब 11 महीने का विलंब रहा। तो ये पूरा उनके हाथ में रहता है, एग्जीक्यूटिव के हाथ में। और ये क्यों हो रहा है, इसका हल क्या है, ये आप नेक्स्ट क्वेश्चन शायद पूछेंगे मुझसे। क्योंकि पावर CAG के पास नहीं है और पूरा पावर गवर्नमेंट के पास है,
तो शायद आप जैसे होनहार यंगस्टर्स या मीडिया और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेंट्स होंगे या सीनियर एडवोकेट्स होंगे हु आर इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, हेल्पिंग द कॉज, तो उनके द्वारा कुछ PIL या कुछ फाइल किया जा सकता है हायर जुडिशरी में, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, कि भाई इससे we are frustrating the entire intention of financial accountability through the institution of CAG because of this delay and this lacuna. ये गैप जो रह गई है हमारी प्रोसीजर में और लॉ में, इंटेंशन में, इसको सॉल्व करने के लिए शायद एक उदाहरण के तौर पर 6 महीने, 3 महीने या 9 महीने का कोई वक्त फिक्स किया जाए। इसके अंदर अगर वो गवर्नमेंट पेश नहीं करती है, प्रस्तुत नहीं करती है पटल पर सब, तो CAG को ये छूट दिया जाए कि वो उसको पब्लिक कर दें रिपोर्ट को। बिल्कुल, इस तरह का हो सकता है, लेकिन इसमें CAG खुद नहीं कर पाएगा। इसमें कोई सोशल कॉज के लिए जो अकाउंटेबिलिटी कॉज के लिए कोई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के द्वारा शायद ये हो सकता है, ये मेरा विचार है। बिल्कुल सर। एक सर रिपोर्ट कैसे बनती है उसके बारे में आपने ब्रीफ उसमें आपने बताया, लेकिन इन रिपोर्ट्स को लेकर ये बड़ा सवाल हो जाता है कि ये आउटकास्टेड रिपोर्ट है, इसकी रेलेवेंस है नहीं। कई लोग जिसका पॉलिटिकल स्टैंड उसको फ़ायदा कर जाए उसके लिए रिपोर्ट बहुत बढ़िया है, वरना CAG को भी क्वेश्चन कर दिया जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने हैंड्स ऑन इस पे ले रखा है, तो कई डिस्क्रिपेंसीज मिलती है आपको जो सरकार काम कर रही है एट दैट टाइम, किसी भी टाइम पे भी कोई सरकार काम कर रही हो, या 2G का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं या कोल स्कैम के टाइम भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिस्क्रिपेंसीज एक्चुअली में मिलती है और उन डिस्क्रिपेंसीज को एक्चुअली उजागर कैसे किया जाता है फिर? हाँ, तो ये हो सकता है। CAG का तो प्रयास यही रहता है कि तथ्यों पर वो कुछ गलती न कर बैठे। जो तथ्य उन्होंने जिक्र किया है, फैक्ट्स, फिगर्स, वो एकदम मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड से, उनके डॉक्यूमेंट से ही लेते हैं और उनकी कॉपी भी हमारे पास रखते हैं। उनको हमारे पास भाषा में की डॉक्यूमेंट बोलते हैं, KD बोलते हैं तो परिभाषा में, तो उसके सहारे ही हमारी रिपोर्ट बनती है। मीडिया की भाषा में उसे रॉ फीड बुलाते हैं। हाँ, तो ये की डॉक्यूमेंट कहिए, उसके बेसिस पे ही ये रिपोर्ट पूरा बनता है। अगर वो के डॉक्यूमेंट के जो तथ्य हैं, फैक्ट्स और फिगर्स है, उसमें चेंज हो गया है, हमारे पास रिवाइज्ड फिगर्स नहीं है, संशोधित फिगर्स कुछ नहीं है, हमने पुराने फिगर्स लिए हुए हैं, या हमने कुछ अपना और जोड़ के कुछ कहा है, इसमें कुछ अगर विचार में कुछ डिफरेंस हो सकता है, तो मौका 2-3 बार मिलता है मिनिस्ट्री को और ऑडिटेड एंटिटी को कि इसको सही करने को या सुलझाने को। अगर वो देर कर दे, सुलझाए नहीं, या एकदम बैठे रहें, हमारे रिप्लाईज नहीं दें, रिकॉर्ड्स नहीं प्रोड्यूस करें, तो CAG साहब की भी एक सीमा होती है, टाइम लिमिट, तो उसके अंदर वो रिपोर्ट तैयार करते हैं एडिक्वेट टाइम देने के बाद। फिर भी एक मौका और मिलता है सरकार को PSC के सामने। जब रिपोर्ट PSC के सामने जाती है तो PSC के चेयरमैन ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होते हैं, ये भी बोलना जरूरी है। बिल्कुल, हाँ, तो वहाँ एक बहुत अच्छा मौका मिलता है सेक्रेटरी साहब को कंसर्न मिनिस्ट्री के, कि अपना डाटा ले आए, अपना जो हमने करना है अपना मुद्दा रखें उनके सामने और कहें कि किस तरह से CAG साहब ने कुछ नज़रअंदाज कर दिया या कुछ गलत लिख दिया या कुछ व्यूज़ को ठीक से लिया नहीं है संज्ञान में, तो वो सब एक मौका और मिलता है। वो सब लेने के बाद PSC अपना रिकमेंडेशन फिर लोकसभा को देती है। तो ये प्रक्रिया काफ़ी रिजिड है, एक्सटेंसिव, एग्जॉस्टिव है और फेयर प्ले इसमें काफ़ी पॉसिबल है। मतलब अगर जो विपक्ष या पक्ष भी कोई अभी आरोप लगाता है कि CAG की रिपोर्ट फॉल्टी है या कुछ उसमें गड़बड़ है, तो यानी डेटा जो प्रोवाइड किया गया है वही, या तो उसमें कुछ मैल प्रैक्टिस हुई है, वही उसी के ऊपर डेटा जो उजागर हुआ है वही दिखाया जाएगा, ये कहना सही होगा? और मैं एक सवाल मेरा इससे ये भी आता है कि CAG पर सवाल ये भी उठता है कि जब रिपोर्ट वो पेश करते हैं तो कुछ जो फैक्ट्स है, कुछ हो सकता है कि हम गारंटी कभी भी नहीं ले सकता कि पूरा डिपार्टमेंट बिल्कुल ही पारदर्शी होगा या पूरा ही क्लियर होगा, इन द क्लियर होगा। कुछ एलिमेंट्स ऑफ मैल प्रैक्टिस रहती है CAG के अंदर, कभी अगर आपने देखा हो, परखा हो, कभी एक्सपोज किया हो? CAG के अपने प्रक्रिया में बोल रहे हैं, विदिन दी जो सिस्टम में लोग रहते हैं, कभी वही किसी पार्टी ओरिएंटेशन को, अगर CAG का हो सकता है, मेरे को लगता है CAG के अंदर ही अगर कोई व्यक्ति हो जो पार्टी लीनेज से अगर आता हो तो वो भी कहीं काम बिगाड़ सकता है। नहीं, ये व्यक्तिगत रूप से पार्लियामेंट जो CAG के ऑफिसर्स हैं उनको कुछ अपनी राजनीतिक लीनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन काम में कभी आता नहीं है। और काम में इतने लोग फ्रॉम द फील्ड ऑडिट से लेकर इतने स्टेजेस से ये गुजरता है, राइट अप टू CAG लेवल, एटलीस्ट 4-5 स्टेजेस इट गोज थ्रू, सो देयर इज नो स्कोप फॉर सच मिसयूज। एक सर ये जो मेरी रिसर्च थी उसमें देखने को आया कि जो CAG की रिपोर्ट्स थी, जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट रिपोर्ट्स थी, ये 2010, 11, 12 उस दौरान, या इसको अगर मैं पॉलिटिकल भाषा में और कर दूं तो UPA के दौरान ज़्यादा ही, लेकिन NDA के दौरान जो अभी के इसी दशक में कम हो गई हैं।
ये भी सच है? मैंने एक किताब अभी लिखी है फरवरी 2025 जनता को दिखा भी दूंगा। हाँ, किताब सर की जो 2025 में रिलीज हुई है। हाँ जी। जिसका नाम टाइटल मैंने दिया है CAG, एंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी एमिडस्ट कंट्रोवर्सीज एंड इनसाइड व्यू। बिल्कुल। तो इसमें मैंने एक चैप्टर डिवोट किया है इसी मुद्दे पर कि कितने रिपोर्ट्स 2011-12 से लेकर 2022-23 का आंकड़े मैंने दिए हैं उसके, और ये आंकड़े मैंने बनाए हुए नहीं हैं, वो CAG साहब के अपने एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट में इसका उल्लेख है। तो उसको एक जगह मैंने इकट्ठा करके एक एनालिसिस देने का प्रयत्न किया है। उसमें आप जो कहे हैं वो बिल्कुल सही है। 2011-12 में 100 से ज़्यादा रिपोर्ट यूनियन गवर्नमेंट की आ चुकी थी। और कुल मिला के स्टेट्स और स्टेट्स सेंटर को मिला के देखा जाए तो 150, 170, कभी कभी 190, 200 तक भी चली गई थी। और बाद में देखा जाए 12-13 के बाद में इवन 22-23 तक 35, 40 या 50 से कभी ज़्यादा हुआ नहीं है रिपोर्ट्स की संख्या बढ़ी नहीं है। तो वाकई सच है कि रिपोर्ट्स की नंबर घटी है, कम हुई है। दूसरी बात, अब सिर्फ रिपोर्ट की संख्या पर नहीं जाना चाहिए, मेरा अपना व्यक्तिगत राय है। रिपोर्ट की क्वालिटी पर भी देखना है हमको। रिपोर्ट में क्या मुद्दे हैं, कितना डीप एनालिसिस हुआ है, क्या फाइंडिंग है, क्या आउटकम्स है रिपोर्ट के, इम्पैक्ट क्या है, ये भी देखना है। तभी रिपोर्ट का एक होलिस्टिक असेसमेंट हो पाएगा। तो इन दोनों को देखते हुए रिपोर्टों की संख्या तो कम हुई है। कुछ मुद्दे देखिए, फॉर एग्जाम्पल 2019 में एक राफेल डील पे एक रिपोर्ट आई थी, ये तो इसी सरकार की थी। और दूसरी एक अभी हाल में 1 साल पहले एक नेशनल हाईवेज अथॉरिटी की रिपोर्ट आई थी, जिसमें द्वारका एक्सप्रेसवे का भी जिक्र किया गया है, और बाकी जगह देश में अन्य नेशनल हाईवेज के बारे में भी एक रिपोर्ट आई है। इस तरह के रिपोर्ट्स आए हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम रिपोर्ट्स की संख्या कम हो गई है, बंद हो गई है या क्वालिटी कम हो गई है। एक और चीज़ है कि इस दौरान जितने स्कीम्स थे, फॉर एग्जांपल जिस स्कीम्स हैं 10,000 करोड़ से ज़्यादा लागत एक स्कीम पे सालाना लगाया गया है। बहुत सारे स्कीम्स जो हेल्थ सेक्टर में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, एजुकेशन में हो, उनकी जांच जिस तरह से शायद होनी चाहिए अभी शायद हुई नहीं है। लेकिन इसका वजह भी हो सकता है क्योंकि देखिए, जब CAG साहब आए थे, नए CAG साहब 2017-18 के दौरान, तो उनका अपना व्यक्तिगत विचार था कि ये परफॉर्मेंस ऑडिट को थोड़ा अलग से मोड़ दिया जाए, उसको अलग मोड़ दिया जाए, उसको कहें आउटकम बेस्ड ऑडिटिंग, जिसमें पॉलिसी की तरफ हम जाएंगे नहीं, पॉलिसी की ज़्यादा ऊपर एकदम छानबीन नहीं करेंगे, इन्वेस्टिगेट ऑडिट नहीं करेंगे, पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन पे जाएं। इम्प्लीमेंटेशन पे क्या कमियां हैं, रिजल्ट आए हैं कि नहीं, आउटकम्स आए हैं कि नहीं, क्या क्यों आए, कि ये कितने कम आए हैं, क्यों हैं, इसके ऊपर ज़्यादा नज़र देखिए करिए बोल के इस तरह का एक ट्विस्ट, मतलब एक चेंज इन अप्रोच हुआ था ज़रूर। उस चेंज ऑफ अप्रोच के साथ क्या हुआ, पुराने रिपोर्ट्सों को फिर दोबारा इस नज़रिए से देखने के लिए ना वक्त लगता है, पूरे रिपोर्ट्स को वापस भेजते हैं, डाटा अपडेट करना पड़ता है, रीओरिएंट करना पड़ता है, इसमें नंबर की संख्या कम हो गई है। क्वालिटी और इम्प्रूव करने की इच्छा से भी ये संख्या कम हो गई होगी। सर, आपने परफॉर्मेंस बेस्ड ऑडिटिंग का जिक्र किया, तो अब मैं उस सवालों पे आऊँगा जो शायद जनता हमारी जानना भी चाह रही होगी। CAG की जो अभी मौजूदा रिपोर्ट्स आई हैं, पिछले 15 दिनों में जो 2 रिपोर्ट्स अब आ चुकी हैं, 25 फरवरी 2025 को दिल्ली की CM रेखा गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा में CAG की एक रिपोर्ट पेश की। इसमें बताया गया कि दिल्ली में शराब पॉलिसी बदलने से 2,000 करोड़ से ज़्यादा का एक नुकसान हुआ है। मैं चाहूँगा सर, एक डिडक्टिव थ्योरी के तौर पर अगर आप इसको समझा पाएँ कि ये CAG इस कंक्लूजन पे, क्योंकि इन्होंने तो एक जस्ट बताया, दावा, हम जब भी रिपोर्ट भी करेंगे तो दावा ही रहेगा, क्योंकि अब रिपोर्ट मैंने भली मेरे पास के रिपोर्ट के पन्ने अभी भी सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी पड़ी है, लेकिन हम इसको क्योंकि पॉलिटिकल एम्बिशन से और पॉलिटिकल स्पेस में बोला गया है तो इसको हम दावा ही कहते हैं। मैं चाहूँगा कि CAG क्योंकि एक बहुत कॉन्क्रीट रिपोर्ट, जैसे आपने बताया, एक रिजिड उनका बहुत ही एक्सटेंसिव रिपोर्ट क्रिएशन प्रोसेस है, तो ये डिडक्टिव थ्योरी से कैसे पता चला कि 2,000 करोड़ का नुकसान हुआ है शराब नीति से? देखिए, इसके लिए रिपोर्ट को विस्तृत रूप से पढ़ना पड़ेगा, और CAG साहब ने इसकी डिटेल्ड वर्किंग इस रिपोर्ट में दी है। तो लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, CAG साहब जो कहते हैं वो फाइनल नहीं है। इसमें एक थोड़ा उल्लेख करना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2024 में एक निर्णय दिया था जिसमें ये कहा गया, वो दूसरा मामला था, ये कोई CBI का मामला था, कर्नाटका गवर्नमेंट का, तो उसमें CBI ने CAG साहब के रिपोर्ट को कोट करते हुए किसी संस्था के नुमाइंदों पर एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का कुछ केस बनाया हुआ था, आधार था CAG साहब का रिपोर्ट। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था कि CAG साहब का रिपोर्ट मात्र एक अपना व्यू होता है, ये फाइनलिटी नहीं है।
फाइनलिटी तभी आएगी सीएजी साहब के रिपोर्ट को जब ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसको कंसिडर करे, एग्जामिन करे, एविडेंस लें, पूरा तथ्य लें, फिर अपना रिपोर्ट, अपना रिकमेंडेशन एक्सेप्ट करें सीएजी साहब का रिकमेंडेशन या उनका कंक्लूजन्स, और फिर वो रिकमेंडेशन लोकसभा को दे या असेंबली में दे, तभी इसकी फाइनलिटी होगी। तब तक सीएजी रिपोर्ट का मात्र एक व्यू बनता है। तो अभी जो कोई भी रिपोर्ट हो, ये कोल ब्लॉक एलोकेशन का हो या अभी 2G स्पेक्ट्रम का हो या अभी आपने 2000 करोड़ का दिल्ली लिकर पॉलिसी का जिक्र किया, ये सब रिपोर्ट मात्र सीएजी साहब के व्यूज़ हैं। फाइनलिटी तभी बनेगी जब इनकी पीएससी की रिपोर्ट आएगी और असेंबली पे जाएगी। सर व्यूज़ है, लेकिन मेरा सवाल इससे आता है, सवाल इसलिए बना क्योंकि व्यूज़, भले आप कह रहे हैं व्यूज़ है, लेकिन ये 208 पन्नों की रिपोर्ट है। 208 पन्ने के व्यूज़ है। अगर हम कहें, पूरा जो रिपोर्ट का नाम था परफॉर्मेंस ऑडिट ऑन रेगुलेशन एंड सप्लाई ऑफ लिकर इन दिल्ली, 208 पन्नों की फ्रंट एंड बैक, कवर टू कवर इसकी रिपोर्ट है। और लेकिन जब सब आप कह रहे हैं कि व्यूज़ है और इसके अबव भी अगर पीएससी की रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर सकती है या इग्नोर भी कर सकते हैं, यानी 208 पन्ने की जो रिपोर्ट है सीएजी की, वो साइडलाइन भी की जा सकती है। नहीं, इतना आसान नहीं है साइडलाइन करना। सीएजी साहब की रिपोर्ट को साइडलाइन करना आसान नहीं है। देर कर सकते हैं, विलम्ब हो सकता है प्रस्तुत करने में। हाँ। रिपोर्ट एक बार पीएससी के पास है तो पीएससी कहना जरूरी है। लेकिन इसमें एक और बड़ा मज़ेदार इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये 2G रिपोर्ट लीजिए और कोल स्कैम का रिपोर्ट लीजिए, बहुत बड़े पैमाने पर इसकी फाइनेंशियल लॉस की, प्रिजम्पटिव लॉस, विंडफॉल गेन्स की चर्चा हुई है। आपको शायद आश्चर्य होगा, आपको मालूम है कि नहीं है, पता नहीं, दर्शकों को काफ़ी बताना चाहिए मेरी तरफ से। इन दोनों रिपोर्टों पर अभी तक पीएससी की रिपोर्ट आई नहीं। अच्छा। ना 2G स्कैम पे आई हुई है, स्कैम मत बोलिए, 2G एलोकेशन पे आई है, कोल ब्लॉक एलोकेशन पे आई है, ना रिपोर्ट अभी भी नहीं आई। सीएजी स्कैम वर्ड यूज़ नहीं करती? नहीं, सीएजी नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी सीएजी। ये तो आपके मीडिया और अपोजिशन यूज़ करेंगे ये। तो सीएजी साहब बड़ा वेरी बैलेंस्ड व्यू में अपना अंग्रेजी रखेंगे, एडजेक्टिव्स बहुत कम यूज़ करते हैं। हालांकि प्रिजम्पटिव लॉस, विंडफॉल गेन्स यूज़ किया है, लेकिन वो भी कहीं से बोरो करके किया है, अपना इन्वेंशन नहीं है। तो ये रिपोर्ट देखिए, अब दोनों पीएससी के रिपोर्ट अभी तक आया नहीं। तो अगर यही सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन हम संज्ञान में लें तो रिपोर्ट अभी भी फाइनल नहीं हुई है सीएजी साहब की। लेकिन इसमें कितना, हाउ मच वाटर हैज़ फ्लोन डाउन यमुना और गंगा। देखिए, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लॉन्च हुआ, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी सरकारें बदल गई, FIR सरकारें बदल गई, कुछ लोगों को अरेस्ट होना पड़ा, ऑफिसर्स को, पॉलिटिशियंस को जेल गए। अभी कुछ लोग रिहा भी हो गए कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एविडेंस नहीं है बोल के लॉ डिपार्टमेंट, मतलब जुडिशरी ने ये माना, फिर भी उच्च न्यायालय में जा रहा है, मामला जारी है। तो ये मामले काफ़ी उलझे हुए मामले होते हैं। इन मामलों में सीएजी साहब का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दायित्व नहीं बनता है कि इस पर लॉस एस्टैब्लिश करें, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एस्टैब्लिश करें, करप्शन एस्टैब्लिश करें। ये ऑडिट नहीं माना जाएगा। ये सिर्फ एक, ही विल गिव एन इंडिकेशन, इशारा करते हैं कि भाई इस तरह की हो सकता है, गलतियां हुई हैं, इसका नतीजा क्या बोलने का भी उनकी जिम्मेदारी है। तो इसमें ये 2000 या 3000 करोड़ का जिक्र किया गया है। अब इस पर बहस हो सकती है, और अब पॉलिटिकल पार्टीज तो नेचुरल है कि वो जो इनके पक्ष में है तो बोलेंगे कि सही है, जो विपक्ष में है, यही विपक्ष इसी सीएजी को फिर दूसरी रिपोर्ट में नहीं मानेंगे। ये अनफॉर्चुनेटली दिस इज द वे ऑफ लाइफ इन आवर कंट्री। सर, एक और रिपोर्ट आई 28 फरवरी 2025 को, हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़ी एक सीएजी की रिपोर्ट थी जो विधानसभा में फिर दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पेश की। इसमें कहा गया कि दिल्ली में जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी है, 21 मोहल्ला क्लिनिकों में टॉयलेट नहीं है, अस्पतालों में स्टाफ की कमी है। आम आदमी पार्टी की सरकार उनके दौरान जो था वो सिर्फ 3 नए अस्पताल बने। इन तीसरे में भी जो तीसरा अस्पताल था उसकी जो लागत थी वो टेंडर की लागत से बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा कहा गया कि 27 अस्पतालों में, उनमें से जो 27 अस्पताल है दिल्ली में, उनमें 14 में ICU नहीं है, 16 में ब्लड बैंक नहीं है, 8 में ऑक्सीजन की कमी है, 15 में मॉर्चुरी नहीं है, और जो 12 अस्पताल है उनमें एम्बुलेंस भी नहीं है। तो सर, ये एक बहुत एक्सटेंसिव जो हम रिपोर्ट की बात कर रहे थे, जो कमी है, जो ड्रॉबैक्स हैं, ये सब सीएजी की रिपोर्ट में बाय मेंशन बताए गए हैं, और ये हॉस्पिटल का नाम भी इसमें दिया गया है। ये कैसे कंडक्ट होता है सर्वे? ये तो उनके रिकॉर्ड्स पे ही देखो, ऑडिट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन रिकॉर्ड्स ऑफ द ऑडिटेड एंटिटी। ये वहाँ अस्पताल भी जाएंगे, वेरीफाई भी करेंगे, रिकॉर्ड भी देखेंगे, ये सब तो रिकॉर्ड बेस्ड है। जैसे मैं कहा ना, की डॉक्यूमेंट बोलते हैं, तो हर चीज़ का उनके पास डॉक्यूमेंट होता है। बगैर डॉक्यूमेंट के सीएजी साहब इस तरह के कंक्लूजन नहीं रखेंगे। तो तथ्यों पर मेरे ख्याल से सीएजी साहब में कुछ कमियां इस रिपोर्ट के कंक्लूजन में नहीं पा सकेंगे हम। बस बात यह है कि भाई हाउ मटीरियल इज इट, टोटल पॉपुलेशन क्या था, इनका सैम्पल साइज़ क्या था, कितने इनमें गलतियां पाई गई और इसका इम्पैक्ट कितना था, ये देखने की विषय है। और ये सब चर्चा पीएससी में होगी और एक मौका डिपार्टमेंट को भी मिलेगा
इसके ऊपर अपना पक्ष रखने के लिए। बिल्कुल। We have to wait. मुख्यमंत्री ने कहा कि 14 ऐसी रिपोर्टें हैं जो अभी और आनी है। उन्होंने भी उनका लेटेस्ट स्टेटमेंट हमारी बस डिस्कशन से कुछ ही घंटे पहले जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि दिल्ली में एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी घोटाला हुआ है, इसके संबंधी भी एक रिपोर्ट आएगी और 14 श्रृंखला में जो 14 रिपोर्टें आएंगी इनसे बड़े सारे खुलासे होंगे। सो मेरा कहने का मतलब है कि सीएजी की जो रिपोर्ट है उसको एज अ मीन्स ऑफ डेमोलिशन भी इस्तेमाल किया जा रहा है बाय द रूलिंग गवर्नमेंट। डू यू थिंक ये सही है कि सीएजी को एक पॉलिटिकल एज अ इंस्ट्रूमेंट ऑफ पॉलिटिकल गेन इस्तेमाल किया जाए? See, this is unfortunately true. सीएजी साहब का अभी की बात नहीं है। आप 1948 से लेके देखें, एक जीप्स परचेज स्कैम हुआ था, बड़ा छोटा अमाउंट था, बगैर टेंडर्स के। वो कश्मीर में कुछ प्रॉब्लम हुआ था, उस टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जीप्स डायरेक्टली एक सिंगल सोर्स से प्रोक्यूर किया, उसके ऊपर भी सीएजी साहब ने कुछ लिख दिया। बोफर स्कैंडल था आपका, अभी भी उसकी बीच चर्चा होती रहती है, उसके ऊपर भी सरकारें शायद उसके ऊपर भी इफेक्ट आई थी चेंज ऑफ। तो सीएजी के रिपोर्ट्स को यूज़ करना, रादर आई वोंट कॉल इट मिसयूज एब्यूज, बट ये उनका नेचर ऑफ आवर पॉलिटिक्स एंड आवर डेमोक्रेसी। सो इसमें सीएजी अनविटिंगली हिस्सा बन जाते हैं, बट यू हैव टू गिव क्रेडिट टू सीएजी दैट ही डजंट एंटर इनटू पब्लिक कंसल्टेशन, डिस्कशन और publicizing his reports himself in aggressively or in any way, so that he doesn't contribute to these political controversies. The institution tries to be apolitical. कोई भी गवर्नमेंट हो उसके खिलाफ बोल के नहीं, बट उसके एक्टिविटीज़, गतिविधियों, स्कीम्स, इम्प्लीमेंटेशन के बारे में रिपोर्ट देना उनका कॉन्स्टिट्यूशनल दायित्व बनता है। द इंस्टीट्यूशन ट्राइज टू बी एपॉलिटिकल, लेकिन एक इंस्टेंस मेरे पास है कि महाराष्ट्र में अक्टूबर 9 2023 को कुछ रिपोर्ट्स पेश आने वाली थी, लेकिन ड्यू टू सम प्रेशर या ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस वो रिपोर्ट्स पेश नहीं हुई। तो इसका जो इन्होंने बेसिक जो एक मीडिया में चला था स्टॉल्ड ऑडिट्स, कि सीएजी की जो रिपोर्ट्स है उनको स्टॉल करवा दिया जाता है कि अभी ये निकलेगी नहीं बाहर। तो ऐसा भी कोई सिचुएशन आती है कभी? देखिए, दो चीज़ें हैं। अगर आप सीएजी के रिपोर्ट की जिक्र कर रहे हैं तो सीएजी के हाथ पे नहीं होता है रिपोर्ट पटल में पेश करना, असेंबली के पटल पे पेश करना। ये पटल पे पेश करने की बात नहीं है, ये क्रिएशन को ही ब्लॉक कर दिया जाए, रिपोर्ट बनाने की बात कर रहे हैं आप। तो ये महाराष्ट्र का वो पुराना एक न्यूज़पेपर में काफ़ी आया था। सीधी दिक्कत यह है कि सीएजी साहब पब्लिसिटी शाई है, वो डिपार्टमेंट, वो बाहर आके बोलती नहीं हैं, अपना काम खुद करती हैं, और उनका ये शायद विचार है कि बाय वर्क शुड स्पीक फॉर इटसेल्फ। तो पब्लिसिटी करती नहीं है। आई हैव यूज दोज वर्ड्स, पब्लिसिटी शाई, पब्लिसिटी रेटिसेंट। तो इस वजह से कभी कभी इस तरह के मिस इन्फॉर्मेशन का भी उनके ऊपर असर पड़ता है। इसमें जो हुआ था, जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि वहाँ भी फील्ड ऑफिस में कोई नए प्रिंसिपल एजी या डायरेक्टर जनरल कोई आए होंगे, तो उनको लगा होगा कि बिफोर आई डू समथिंग इन द नेक्स्ट 2 years 3 years, आई वांट टू नो व्हाट इज हैपनिंग एज ऑफ नाउ, व्हाट इज द carried forward and in the pipeline audits. So मुझे पहले समझने दो, एक I want to lay down a particular process. So उसमें उन्होंने 1 महीने के लिए रुको भैया, हम सब आके रिव्यू करेंगे, बाद में हम तय करेंगे क्या, इस तरह का कुछ इंटरनल सर्कुलर कुछ उन्होंने दिया होगा, मुझे लग रहा है। तो उसको अब मीडिया में दूसरे रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है। ये गलती मैं सीएजी साहब को या फील्ड ऑफिस को मैं शायद नहीं ठहरा पाऊंगा। पूरा जानना जरूरी है। मेरा जहाँ तक मेरा my memory goes, I think this is some internal review mechanism with that principal AG introduced, which has nothing to do with CAG asking the performance audits को स्टॉल कर दिया गया था, स्टेट स्पेसिफिक कंप्लायंस ऑडिट्स है उनको स्टॉल कर दिया गया था, थीमेटिक ऑडिट्स होते हैं उनको स्टॉल कर दिया गया था, जिसके बाद मोटिवेशंस पर जब आपने CAG की वर्किंग ही रुक गई, जब जो उनका डे टू डे फंक्शन थी वो रोक दी गई, तो एक सस्पिशन रेज हुआ कि क्यों, किसको बचाने के लिए ये रोक दिया गया है। सस्पिशन हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिलती है ना। वो जो ये इस तरह की सस्पिशन क्रिएट करते हैं, वो महोदया से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्रिंसिपल जी साहब को मिलें, उनका इंटरव्यू लें, उनसे जब पता करने की प्रयत्न करें कि क्यों हुआ है, तब दोनों पक्षों का आपके पास विचार है, तब आप कंक्लूजन में आइए। मुझे पता नहीं कि ये प्रयत्न हुआ है कि नहीं। बिल्कुल साहब, कमिंग टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, मैं जानना चाहूँगा कि CAG का वे फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं, और मैं चाहूँगा कि अपनी जो बुक है इसके बारे में भी आप बताएं कि इसके जो मैंने इसका इंडेक्स मैंने पढ़ा था, आपने जब मेरे को उसका भेजा था, तो इंडेक्स मैंने इसका देखा है, इंटरेस्टिंग किताब है। और CAG के जो कंटेम्प्रेरी जो वर्किंग चल रही है, और CAG अभी जो चर्चा में है और रहने भी वाली है फॉर डेज टू कम एंड ईयर्स टू कम, उसके बारे में, CAG के बारे में और CAG का वे फॉरवर्ड आप क्या देखते हैं, बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर अ गुड क्वेश्चन अगेन। CAG साहब को 2-3 चीज़ें करनी है, एक इंटरनल टू CAG, दूसरा एक्सटर्नल टू CAG।
तो एक्सटर्नल टू सीएजी मैंने जिक्र किया है, क्योंकि उनके रिपोर्ट्स टाइम पे प्रस्तुत नहीं होती है तो टॉपिकलिटी चली जाती है, इम्पैक्ट चला जाता है, इनका इम्फेक्ट ही डाइल्यूट हो जाता है। तो उसके लिए कोई पीएएल की आवश्यकता होगी कि रिपोर्ट लेइंग के लिए एक टाइम प्रिस्क्राइब किया जाए, वो मात्र उच्च न्यायालय के माध्यम से ही हो सकता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एक है। दूसरा इंटरनल में देखिए, हर संस्था जो भी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल हो, कोई भी हो, सीवीसी हो, विजिलेंस कमीशन हो, इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, इवन सीबीआई, दो इट्स नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, अंदर झांक के देखना चाहिए कहाँ कहाँ हमें और इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, हम किस तरह की इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाना है, कैसे हो सकता है, ये सीएजी साहब पे भी लागू होता है। और तो क्रिटिसिज्म जो इंटरनल है उसको पॉजिटिवली लेना है, एज अ मैच्योर इंस्टीट्यूशन, लुक फॉरवर्ड टू फर्दर इम्प्रूवमेंट्स। तो इसमें दो मैंने किताब में जिक्र किया है, दो इंटरवेंशंस की। एक है कि इंटरनेशनल पीयर रिव्यू बोलते हैं, मतलब मेरे काम को मेरे सिस्टर सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन आके 2 साल में एक बार या 3 साल में एक बार आके एक बार चेक करें कि भाई हाउ हमारी गाइडलाइंस में कैसे फॉलो कर रहा हूँ, स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट हो रही हैं, कितना टाइम ले रहे हैं, कितने को ड्रॉप कर रहा हूँ, कि रिजल्ट्स क्या हैं, इम्पैक्ट क्या है। इस तरह के असेसमेंट एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल पीयर रिव्यू बोलते हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ एक इंटरनेशनल गुड प्रैक्टिस इन ऑडिटिंग, उसको अपने इसमें ले आए। वो सिर्फ 2012 में एक बार किया था, बाद में अभी तक हुआ नहीं इस तरह का। और दूसरी बात है कि इंटरनल पीयर रिव्यू एक होती है, मतलब आप हमारे सहयोगी हैं, मेरे काम को आप आके देखेंगे, आपके काम को मैं आके देखूंगा। ऐसा नहीं कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई स्क्रैच यूअर्स, बट ऑब्जेक्टिविटी हो। और इसकी जो रिजल्ट्स रिपोर्ट में आती हैं उसको वेबसाइट में रखें, चर्चा करें, और इस पे जो सीख मिलती है उसको आप व्यापक रूप से उसको स्प्रेड करें ताकि इम्प्रूवमेंट्स आ जाए। इस तरह की 2-3 चीज़ें हम इंटरनली कर सकते हैं। लास्टली सीएजी साहब को क्या होता है, रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, रिप्लाईज टाइम पे नहीं देते हैं, ऑडिटेड कौन आके बोलेगा कि भाई आओ ये लो ऑडिट करो, बोल के बहुत कम इस तरह के इंस्टेंसेस हैं। आप बैल मुझे मार तरक्की हो जाएगी ना, तो कोई दिखाता नहीं है इंटरेस्ट। तो उसके लिए सीएजी साहब को भी कुछ करने की आवश्यकता है मेरी दृष्टि से। यू हैव टू रिकॉग्नाइज सम पॉजिटिव और गुड वर्क डन बाय द ऑडिटेड इंस्टीट्यूशंस, ऑडिटेड एंटिटीज़, उसकी भी जिक्र या उल्लेख आपके ऑडिट रिपोर्ट में होना चाहिए। मात्र नेगेटिविटीज़ को स्प्रेड नहीं करना है, कुछ अच्छा चीज़ देखा आपने उसका जिक्र करिए और उसको उनकी कॉन्फिडेंस भी थोड़ा एक्वायर करिए, तो म्यूचुअली दोनों को लेके आगे बढ़ के फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। जब सीएजी के बारे में आपने किताब लिखी तो मेरे दिमाग में अचानक, मैं आप बोल रहे थे, मेरे दिमाग में चल रहा था कि सीएजी में यूपीएससी से एग्जाम देके क्लियर करता है, लेकिन इसकी भी जो डिवीजन है वो आईए एंड एएस करके डिवीजन है। तो इसके बारे में मेरे को बताइए कि आपने ये कैसे सोचा कि सीएजी में जाना है और आपने टॉप करा, वो तो अलग ही कहानी है। बहुत अच्छा प्रश्न है। समां मेरे दिमाग में बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट है, लेकिन बहुत अच्छा प्रश्न है। आई लाइक दिस क्वेश्चन द मोस्ट। सी व्हेन आई आल्सो वाज अ यंगस्टर अपियरिंग फॉर civil services, so first option was IAS. I wanted to get into IAS, as is perhaps the dream of most of the civil services aspirants. But लिस्ट में मांगा जाता है कि भाई उसके बाद अगर वो नहीं आए तो क्या आप लेना चाहेंगे। फर्स्ट अल्फाबेटिकली पहला ऑडिट एंड अकाउंट्स था, IA एंड AS था, अल्फाबेटिकली ये था ना, I के बाद, तो ये पहला था। तो मैंने कहा यार IAS आया था या नहीं, तो जो भी वो भर देते हैं बोल के IA एंड AS भर दिया मैंने, बिना सोचे समझे, बिना जाने कि IA एंड AS है क्या करना है। लेकिन at the end of my service I am quite happy, I have learnt a lot and I am very happy that I have chosen IA and AS. थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए जी स्विच।